अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए में आपसे पूछा गया है कि आप बताएं कि 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट जो नेचर ऑफ अकाउंट्स हैं उन पर डेबिट और क्रेडिट के रूल किस तरह अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ए दिया गया है और लिखा हुआ है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इसमें एसेट और एक्सपेंस दिया हुआ है। एसेट और एक्सपेंस जब भी आपका बढ़ेगा वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, जब भी इंक्रीज आएगा उसमें कौन से सेक्शन में जाएंगे, डेबिट में जाएंगे। और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू ये अपोजिट होते हैं, यानी उनके साथ उलट होता है कि जब ये बढ़ते हैं तो वो क्रेडिट में जाते हैं और जब वो इनमें डिक्रीज आता है, उनमें कमी वाक़ई होती है, जब भी लायबिलिटी आपकी कम होगी वो डेबिट में जाएगी। जब भी आपका कैपिटल कम होगा वो डेबिट में जाएगा और जब भी आपका रेवेन्यू कम होगा वो डेबिट में जाएगा। और जब भी उनमें इंक्रीज, अगर लायबिलिटी आपकी बढ़ रही है, कैपिटल आपका बढ़ रहा है या रेवेन्यू आपका बढ़ रहा है, तो किस में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। अभी अकाउंट बी में आपको अकाउंट के टाइटल्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा अप्लाई होगा, यानी कौन से नेचर ऑफ अकाउंट में ये लोग जाएंगे, या तो एसेट में जाएंगे, एक्सपर्ट में जाएंगे, लायबिलिटी में जाएंगे, कैपिटल में जाएंगे या रेवेन्यू में जाएंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इस बी में आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट आपको पता है एसेट है, कैश भी एसेट है। ऑफिस सप्लाईज जो होती है ना, वो क्या होती हैं, वो जो ऑफिस में पड़ा हुआ सामान होता है उसको ऑफिस सप्लाईज कहते हैं। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री यानी आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है रीसेल के लिए, कितना सामान आपके पास बेचने के लिए पड़ा हुआ है। प्रीपेड रेंट कहते हैं कि आपने पहले से ही किसी की एडवांस पेमेंट कर दी हो तो वो प्रीपेड रेंट कहलाता है। अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट है जो आपको सामने वाले से लेनी है, आपने क्रेडिट दे दिया है उसको, उसने कहा था मैं बाद में आके पेमेंट कर जाऊँगा, तो उसको भी आप एसेट कंसिडर करते हो क्योंकि आपको उससे क्या करनी है, पेमेंट लेनी है, तो ये करंट एसेट में जाएगा। ठीक है, एसेट के अकाउंट में शिफ्ट होगा। लायबिलिटी यहाँ पे आपको सिंपल है, अकाउंट पेबल है, आपको पेमेंट करनी है, सैलरीज भी आपको देनी है, तो ये दोनों लायबिलिटी में जाएंगी। और ओनर्स इक्विटी में क्या चीज़ जाती है, आपकी कैपिटल जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे एक क्वेश्चन नंबर ए में पूछ रहे हैं, 7A में, कि कोई ऐसी सिचुएशन बताएं जिसमें आपका एसेट इंक्रीज़ हो रहा हो और आपकी ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही हो। ओनर्स इक्विटी क्या होती है, आपकी कैपिटल होती है ना। तो आप जब कैपिटल लेके आते हो तो आपका कैश इंक्रीज़ होता है, यानी वो भी एसेट भी इंक्रीज़ हो रहा होता है और आपका कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा होता है, आपकी ओनर्स इक्विटी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो इसलिए पहले का आंसर क्या होगा, ओनर्स इन्वेस्ट कैश इन द बिजनेस। ओनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस में तो आपका एसेट भी बढ़ेगा और आपकी ओनर्स इक्विटी भी बढ़ जाएगी। सेकंड है इंक्रीज़ इन एसेट एंड इंक्रीज़ इन लायबिलिटी। अगर आपने कोई ऐसी चीज़ खरीद लो आप जिसको आप क्रेडिट पे खरीद लो और वो आपका एसेट भी हो, तो वो क्या होगा, फर्नीचर होगा। परचेजेस क्यों नहीं हो सकता, परचेज एक्सपेंस टाइप ऑफ अकाउंट है। ठीक है, तो फर्नीचर को आप एक काम करो, आप लायबिलिटी पे ले लो, क्रेडिट पे ले लो। तो आपने फर्नीचर खरीदा एसेट और उसको अकाउंट पेबल आपने खोल दिया, तो आप लिखोगे टू परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब ये भी लिख सकते हो, और यहाँ पर ये एग्जांपल दी हुई है परचेज ऑफिस सप्लाईज ऑन क्रेडिट, क्योंकि ऑफिस सप्लाईज भी एक तरह का एसेट है, आप कोई भी एसेट दूसरा ले सकते हो। ठीक है, अब थर्ड वन इज इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन अनदर एसेट। एक एसेट में डिक्रीज आ रहा है तो दूसरे में इंक्रीज आ रहा है, वो कब होगा, हो सकता है कोई आपको पेमेंट करने आया हो, तो आप क्या लिखोगे, कैश लिखोगे, जो कि आपका इंक्रीज हो रहा है। अकाउंट पेबल क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एसेट आपका इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे दूसरी एग्जांपल क्या दी हुई है, डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक। आपने बैंक में कैश डिपॉजिट करवा दिए तो कैश आपके पास से निकल के कहाँ चला गया, बैंक में चला गया। इसकी दूसरी एग्जांपल ये थी। अच्छा, नंबर 4 में है इंक्रीज वन एसेट डिक्रीज अनदर एसेट एंड इंक्रीज अ लायबिलिटी। एक ऐसा एसेट हो जिसमें आप इंक्रीज देख रहे हो और एक दूसरा एसेट हो जिसको आप कम कर दो और आपकी लायबिलिटी भी बढ़ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ऐसा एसेट परचेज करोगे जिसकी आप कुछ कैश पेमेंट कर दो और कुछ आप क्रेडिट पे दे दो। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन उसमें पूरी उतरेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मशीनरी परचेज़ की है, मशीनरी आपका एसेट है। ठीक है, उसके लिए आपने कैश की पेमेंट कर दी, तो एक मशीनरी आपका एसेट है जो कि बढ़ रहा है, कैश आपके पास से थोड़ा बहुत चला गया क्योंकि आपने आधी पेमेंट कैश पे की है और आधी आपने क्रेडिट पे की है। ऑन अकाउंट मीन्स आपने उधार पे लिए। ठीक है, तो बाकी पेमेंट आपको करनी है, तो आप कैश के नीचे अकाउंट पेबल लिखोगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी मशीनरी 10,000 की है तो आपने उसको 8,000 पेमेंट कर दी और 2,000 आपने बोला मैं बाद में पे करूँगा, यानी वो अकाउंट पेबल आपका क्रिएट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके बी पार्ट में आपको टाइटल ऑफ अकाउंट्स दिए हुए हैं और आपको बोला है इसका नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, और बताओ ये भी बताएं, साथ साथ हमें ये भी बताना है कि जब पहली दफ़ा उन्हें लिखा जाता है तो वो कौन से कॉलम में जाते हैं, डेबिट में जाते हैं या क्रेडिट में जाते हैं। तो ये सारे आपके पास टाइटल ऑफ अकाउंट टाइटल्स दिए हुए हैं, 8 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आप उसको नेचर बताना है। ऑफिस इक्विपमेंट आपका एसेट होता है, कैपिटल आपका ओनर्स इक्विटी होता है, रिसीवेबल और कैश जो है आपके एसेट्स हैं। ड्राइंग आपकी ओनर्स इक्विटी में जाती है, कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, मैंने आपको बताया। नोट्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, इसमें पेबल ही लिखा हुआ आ रहा है। ऑफिस सप्लाईज आपका एसेट है जो आपके ऑफिस में सामान पड़ा होता है, और प्रीपेड इंश्योरेंस आपने पेमेंट एडवांस में की है, इसका मतलब वो भी आपका एसेट है। जो एसेट अकाउंट है वो इनिशियली वो किस में जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, और जो इक्विटी और लायबिलिटीज़ हैं वो किस में जाती हैं, क्रेडिट में जाती हैं। बस ये इतना ही आपको बताना था।